तो हमने न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया, उसको डिस्कस करना शुरू किया था। और न्यूटन के सेकंड लॉ में वो कहता है कि किसी भी बॉडी को अगर आप चलाना चाहते हो या उसकी अंदर वेलोसिटी में चेंज करना चाहते हो, उसके इनर्शिया में चेंज करना चाहते हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो वो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, वो कितने तरीक़ों से हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करना चाहते हैं। कितने तरह की टोटल फोर्सेस रहती है हमारी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। देखो, दो तरह से क्लासिफिकेशन की होती है। एक होता है कि वो फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो वो कुछ वर्क करती है, तो वो जो वर्क हो रहा है वो वर्क कैसा है, एक क्लासिफिकेशन उसके ऊपर बेस्ड है। और एक क्लासिफिकेशन होती है कि भाई आप उस फोर्स को लगा कैसे सकते हो, किसी बॉडी के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कैसे होती है जो उसके इनर्शिया को बदल देती है। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं। ध्यान सुनना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कितने तरह से फोर्सेस हम अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको रहेगी इससे, तो इसलिए बहुत ध्यान सुनना। तो जो जो फोर्सेस होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जिसको अप्लाई करने के लिए आपको बॉडी के कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, या जो तब लगती है जब कोई दूसरी बॉडी या बॉडी के आप फोर्स लगाने वाली चीज़ फोर्स लगने वाली बॉडी के कांटेक्ट में आए। फोर्स लगाने वाली बॉडी फोर्स लगने वाली बॉडी के कांटेक्ट में जब आए, एक्चुअली कांटेक्ट में जब आए, तो उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और दूसरी होती है हमारी फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी के ऊपर तब लग जाती है अगर वो किसी दूसरे के फील्ड में पहुंच जाती है, तो वो तब ही लग जाती है। जैसे पहला इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशन। अगर कोई बॉडी है वो अर्थ के आसपास आ जाएगी, तो अर्थ अपने आसपास एक फील्ड बना के रखती है, एक एरिया बना के रखती है। तो जो भी बॉडी अर्थ के करीब आएगी उस सब के ऊपर अर्थ फोर्स लगा देती है। उसकी वैल्यू होती है mg, जिसको हम अपना वेट भी बोलते हैं। जो वेट होता है हमारा mg, वो वही फोर्स होती है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो फील्ड से लगी है, मतलब अर्थ को हमारे कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है या उस बॉडी कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये नीचे जाता है। क्यों जा रहा है नीचे? क्योंकि अर्थ ने इसके ऊपर लगातार एक फोर्स लगाई, जो कैसी फोर्स थी, जो फील्ड की वजह से आ रही थी। इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। क्लियर? तो जो नेक्स्ट तरह इसमें एक ये था ग्रेविटेशन की वजह से लगने वाली। एक और फोर्स होती है जो फील्ड से काम करती है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वो फोर्स होती है, आपने सुना होगा कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो उसको भी चार्ज के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उसके आसपास कहीं रखा होगा तो वो इन्फ्लुएंस कर देता है, लग जाता है। मतलब इस वाले चार्ज को अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगानी है तो बगैर कांटेक्ट के भी लग जाती है, सिर्फ उसके एरिया में उसके आसपास उसको होना पड़ेगा, उतने से ये फोर्स काम कर जाती है। और एक और आपने देखा होगा मैग्नेटिज्म, यानी जब मैग्नेट के आसपास कोई दूसरा आयरन फाइलिंग्स रखी जाती हैं या आयरन रखा जाता है, तो वो बगैर कॉन्टैक्ट में आए ही दूर से उसको खींच लेता है, मतलब उसके एरिया में आते ही उसे खींच लेता है। तो ये वाली फोर्स भी क्या बनी हमारे पास? एक फील्ड फोर्स बनी। तो ये फील्ड फोर्स थी। फील्ड फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स ही पहले 9th क्लास में आती है, बाकी सारी फोर्सेस आपकी 9th क्लास में नहीं आएंगी, ये आगे जा कर के आती हैं। मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत 10th क्लास में आता है, लेकिन मेनली तो सारा +2 का पार्ट है। क्लियर? तो ये थी सभी फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? जो किसी बॉडी के टच में आना पड़ता है। तो पहला जो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारी है वो है टेंशन। टेंशन क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है, मान लो कोई रोप से आपने सीलिंग से या फैन के साथ आपने धागा बांधा, और धागे के नीचे एक बॉडी को लटका दिया, बांध दिया, तो वो जो धागा है वो छत के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मतलब ये वाली चीज़, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर सीलिंग फोर्स लगा रही है। और वो फोर्स किसके थ्रू लगी है? वो फोर्स इस धागे के थ्रू लगी है। तो धागे में जो थ्रेड है हमारा, उस थ्रेड में जो फोर्स आएगी, या रोप अगर वहाँ बांधोगे आप, तो रोप में जो फोर्स आएगी वो फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। ठीक, जैसे अगर ये मार्कर भी है, अगर मैं इसको भी खींचता हूँ तो मेरे इस हाथ पे फोर्स, इस हाथ से फोर्स लग रही है। मतलब मैंने इसको इससे पकड़ा और अब इस हाथ से पकड़ के इसको खींच लिया, तो मेरे इस वाले हाथ ने इस हाथ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की। इसके लिए इसका कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसके धागे से या इस मार्कर से कांटेक्ट में नहीं लाता हूँ, फिर सिंपल खींच लेता हूँ, तो मेरा ये वाला हाथ इस हाथ पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो ये पहले तरह की फोर्स होती है, इसको बोलते हैं हम टेंशन। यानी खिंचाव जब पैदा होता है तो कोई बॉडी जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होती है। देखो, हर एक की पूरी प्रॉपर्टी हमको सीखनी है यहाँ पे। टेंशन जो फोर्स होती है वो पूरे रोप में या पूरे थ्रेड में इक्वल आएगी।
इक्वल आएगी अगर वो मासलेस हो तो। और 9th तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मासलेस रोप्स ही दी जाएंगी। तो अगर रोप मासलेस हो तो पूरे में टेंशन सेम आती है। टेंशन सेम होने का मतलब देखो क्या करता है, अगर आपने कभी इसको खुद करके देखना, मान लो एक चीज़ है, धागा लो या कुछ भी लो, उसे स्ट्रेच करके देखो या पेन से ऐसे खींच के देखो, तो जब पेन से आप खींच के देखोगे तो आपको फील होगा कि फोर्स तो आपके इस हाथ पे भी लग रही है और फोर्स इस हाथ पे भी लग रही है, दोनों पे लग रही है। तो इस वाले हाथ को ये धागा इधर खींचेगा, पेन इधर खींचेगा, और इस वाले हाथ को ये धागा इधर खींचेगा। तो ये जो टेंशन हमारी फोर्स होती है, इसकी खास प्रॉपर्टी होती है, अगर मासलेस हो तो इक्वल रहेगी। दूसरी बात, जहाँ पर भी वो धागा बंधा हुआ होगा, जहाँ पर भी वो बंधेगा, जहाँ पर आप उसको टाई करोगे, वो उससे अपोजिट लगती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा उससे अपोजिट लगती है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने मास बांध रखा है ऊपर किसी सीलिंग के साथ, तो सीलिंग पर वो थ्रेड क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, सीलिंग को वो क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, और नीचे वाली बॉडी को वो ऊपर खींच रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो फैन को, कि फैन छत को कहाँ खींचता है, नीचे, और छत फैन को कहाँ खींचती है, ऊपर। तो वो जो रोड है जिसने फैन को सपोर्ट कर रखा है, उस रोड में नीचे से टेंशन ऊपर आ रही है, ऊपर से टेंशन कहाँ आ रही है, नीचे। जहाँ पर भी वो रोड बंधी हुई है वो उसके अपोजिट लग रही है टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि टेंशन फोर्स अपोजिट लगेगी, और ये तब आएगी जब कोई चीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में लाई जाएंगी, उसके थ्रू, उस चीज़ के थ्रू बांधी जाएंगी, तब ये टेंशन फोर्स काम करती हैं। ठीक, एक और होता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, जो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन तब आती है जब कोई बॉडी आपस में एक्चुअली कॉन्टैक्ट में आ जाए। जब भी दो बॉडी एक्चुअली कॉन्टैक्ट में होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दी जाए, वहाँ पे तो क्या था, किसी मीडियम के थ्रू थी वो, मतलब धागे के थ्रू, छत बॉडी के कॉन्टैक्ट में थी, थ्रेड के थ्रू थी ये सीलिंग इस बॉडी कॉन्टैक्ट में, तो वहाँ पे बीच में एक मीडियम था। अब अगर बीच में से मीडियम हटा दिया जाए, डायरेक्ट किसी चीज़ को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, जैसे एक डब्बे के ऊपर आपने डिब्बा रख दिया है, या एक ईंट के ऊपर आपने दूसरी ईंट रख दिया है, तो एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी अगर आप ऐसे सिंपली रख देते हो, तो फिर जो फोर्स जनरेट होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, और ऐसा इसको इसलिए कहते हैं कि ये हर बॉडी पर, जैसे मैं अगर इसको बनाऊं ए बी, तो मैं अगर ए बॉडी को देखूंगा तो ए बॉडी पे ये परपेंडिकुलर लगेगी ऊपर की तरफ, और बी बॉडी पे लगेगी नीचे की तरफ। ठीक, तो वो जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी समझना, इन बातों को नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये बहुत काम आएगी। यहाँ की छोड़ो, ये आपके 11 तक के कॉन्सेप्ट को, 11 तक के क्वेश्चन को क्लियर कर देगी, अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ गए तो। जो भी हमारा प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर लगता है। जो भी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर लगता है। मान लो ये बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड पे ऐसे धक्का मारूंगा तो मेरा हाथ और बोर्ड के बीच में जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ये वाला हुआ ना, तो ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर काम करती है। जो भी हमारे नॉर्मल रिएक्शन होता है वो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर काम करता है, तो ये उसके परपेंडिकुलर काम करेगा। क्लियर पॉइंट। तो ये था हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, दूसरी तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरी जो फोर्स होती है वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, लेकिन ये चीज़ 9th क्लास में नहीं है, एनटीएससी लेवल में नहीं आएगी, एनटीएससी के ऊपर ही आएगी, मतलब ये 11th में आएगी या आईआईटी में आती है। फिर बताता हूँ क्या होती है। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है और वो चलना चाहती है। देखो ये भी बगैर कांटेक्ट के काम नहीं करेगी। एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में है और वो उसके रिस्पेक्ट में चलना चाहती है, एक आगे जाना चाहती है, एक पीछे जाना चाहती है, इधर उधर कहीं भी जाना चाहती है इसके रिस्पेक्ट में। तो उनके बीच में जब आपस में वो जो रबिंग होती है उससे जो फोर्स जनरेट होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और इसकी प्रॉपर्टी होती है ये पीछे काम करे, जिस तरफ रिलेटिव मोशन होना हो ये उसके अगेंस्ट लगती है। अगर ये वाली बॉडी इसके ऊपर चलना चाहेगी उधर, तो फोर्स कहाँ लगेगी? पीछे। जैसे ये ऊपर वाली बॉडी थी, ये उधर जाना चाह रही थी, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आई? पीछे। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड बताऊँ कैसे निकलता है, लेकिन वो +1 का पार्ट है, समझे भाई। तो 3 तरह की टोटल फोर्सेस हैं हमारे जो काम करेंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें सबसे पहले ढूंढना है कितनी तो इसमें फोर्स काम कर रही हैं, तो चले वो फोर्सेस ही ढूंढनी है। अब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो समझ में आया? पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है कितनी, एक फील्ड फोर्स है, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। और फील्ड फोर्स कौन सी है हमारे पास? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। स्प्रिंग फोर्स भी जो हमारी होती है, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होती है और वो टेंशन कैटेगरी में आती है, क्योंकि खिंचाव ही पैदा होता है उसके अंदर भी।
तो स्प्रिंग को जब आप बांध के खींचते हो, जो भी चीज़ बीच में कोई मीडियम से बंधी हुई होगी तो वहाँ जो फोर्स आएगी वो टेंशन होगी, और अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी तो नॉर्मल एक्शन होगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और चलना चाहता है तो फिर वो फ्रिक्शन भी वहाँ पे आ जाएगा। मतलब जब डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट में हो उस वक्त दो फोर्स काम करती हैं, टेंशन भी, नॉर्मल एक्शन भी और फ्रिक्शन भी। तो हो सकता है कि एक ही केस में ये 2-3 लग रही हो, क्या पता दो ये भी लग रही हो, 4-5 भी लग रही हो। तो आपको पूरा ढूंढना होता है कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं। एक बार सारी फोर्स मिल जाए उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही रह जाता है, फिर वो बहुत सिंपल हो जाता है। क्लियर वे पॉइंट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस।